Hello students, this is the 8th part of Unit 7, that is the P block elements. In the last lecture we have discussed about simple oxides, then ozone, उसके बाद उसके कुछ preparation, uses etc. अब जो दूसरा element हमें जो study करना है that is sulfur. Sulfur जो है ये oxygen के बाद आता है, ये group 16 का दूसरा element है. So let's start with sulfur. अब सल्फ़र की अगर बात करें तो सल्फ़र एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत सारे एलोट्रॉप्स दिखाता है, बहुत सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स दिखाता है. इन जो सारे एलोट्रॉप्स अवेलेबल है इसके, इनमें से जो हमारे लिए दो खास इंपॉर्टेंट है विच वी हैव टू स्टडी, ये दो एलोट्रॉप्स कौन से हैं? येलो रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक. ठीक है, ये दो एलोट्रॉप्स ऐसे हैं सल्फ़र के जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. येलो रोम्बिक सल्फ़र एंड मोनोक्लिनिक सल्फ़र. येलो रोम्बिक जो है इसे हम अल्फ़ा सल्फ़र भी कहते हैं एंड मोनोक्लिनिक जो है इसे हम बीटा सल्फ़र भी कहते हैं. सो दीज आर द टू एलोट्रॉप्स विच वी हैव टू स्टडी. येलो रोम्बिक या तो अल्फ़ा सल्फ़र एंड मोनोक्लिनिक या तो बीटा सल्फ़र. ठीक है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट टू फॉर्म्स. अब स्टेबिलिटी की जब बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे जो ज़्यादा स्टेबल होता है दैट इज़ रोम्बिक सल्फ़र. रूम टेम्परेचर पे जो ज़्यादा स्टेबल होगा जो फॉर्म दैट इज़ रोम्बिक सल्फ़र. अब इस रोम्बिक सल्फ़र को जब हम हीट कर दे, जब हम इसे गर्म कर दे, कितना? अबव 369 केल्विन. 369 केल्विन से ज़्यादा जब हम इसे गर्म करते, जब हम इसे हीट करते, तब जाके हमें मिलता है मोनोक्लिनिक सल्फ़र. बाकी रूम टेम्परेचर पे कौन सा स्टेबल था? रोम्बिक सल्फ़र. इस रोम्बिक सल्फ़र को हमने जब ज़्यादा हीट किया, कितना ज़्यादा हीट किया? अबव 369 केल्विन. 369 केल्विन से ज़्यादा जब इसे हीट करेंगे तब जाके हमें मिलेगा मोनोक्लिनिक सल्फ़र. अब जो रोम्बिक सल्फ़र है, जो हमारा अल्फ़ा सल्फ़र है, ये होता है येलो इन कलर. इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 385.8 केल्विन और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी शो करता है अबाउट 2.06 की. ठीक है, अब इसे जब बनाने की बात आती है कि ये फॉर्म कैसे हुई है, बनता कैसे होता है, तो रोल सल्फ़र जो होता है हमारे पास, इस रोल सल्फ़र को हम कार्बन डाइसल्फाइड दैट इज़ CS2, इस रोल सल्फ़र को हम कार्बन डाइसल्फाइड में उसे सॉल्यूबल करके एक सोल्यूशन बनाते हैं. ठीक है, क्यों कार्बन डाइसल्फाइड ही लिया? बिकॉज सल्फ़र एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक बताता है. कैसा? नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक बताता है कुछ कुछ. तो इस नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक की वजह से क्या होता है कि ये दूसरे नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व हो पाता है. जो हम पढ़ चुके हैं पहले 11th स्टैंडर्ड में कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक. अगर कोई चीज़ पोलर है तो वो पोलर में ज़्यादा अच्छे से सॉल्यूबल होगी, अगर कोई चीज़ नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में ज़्यादा बेटर वे में सॉल्यूबल होगी. सो इस तरीके से रोल सल्फ़र इट इज़ डिज़ोल्व्ड इन CS2. उससे एक जो सोल्यूशन बना, उस सोल्यूशन को हम क्या करते हैं? हम इवेपोरेट करते हैं. उसे इवेपोरेशन के लिए रखा जाता है और उसके इवेपोरेट होने के बाद जो क्रिस्टल हमें मिला दैट इज़ रोम्बिक सल्फ़र विच लुक्स लाइक दिस. ठीक है, एंड इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर. येस ऑफ कोर्स. क्यों? बिकॉज पानी तो एक पोलर सॉल्वेंट है रहा, और ये तो हमने अभी डिस्कस किया कि नॉन पोलर में ज़्यादा बेटर तरीके से डिज़ोल्व होगा. सो इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर. पानी में ये इनसॉल्यूबल होगा बट इट विल डिज़ोल्व टू सम एक्सटेंट इन बेंजीन, अल्कोहल एंड ईथर. इट इज़ रेडिली सॉल्यूबल इन CS2. कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये कुछ हद तक डिज़ोल्व होगा, लेकिन CS2 में ये ज़्यादा बेटर तरीके से डिज़ोल्व होगा. सो इसे सोल्यूशन बनाने के बाद CS2 के साथ इसे इवेपोरेट किया जाएगा और फिर हमें मिलता है रोम्बिक सल्फ़र. इसका जो शेप होता है दैट शेप इज़ ऑक्टाहेड्रल शेप. कौन सा शेप होता है? ऑक्टाहेड्रल शेप. अब जस्ट टू विजुअलाइज, दिस स्लाइड इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर नोट्स, बट हमने किया क्या इसमें, जो कार्बन डाइसल्फाइड था उसके साथ हमने रोल सल्फ़र लिया, उसे मिला के हमने बनाया एक सोल्यूशन. ठीक है, अब इस सोल्यूशन को जब हमने रखा इवेपोरेशन के लिए, इस तरीके से इसे इवेपोरेशन के लिए जब रखा गया तो इवेपोरेट होने के बाद इसने हमें कुछ क्रिस्टल्स दिए दैट इज़ दीज क्रिस्टल्स ऑफ रोम्बिक सल्फ़र. ये कुछ ऐसा दिखेगा. सो इट इज़ जस्ट फॉर योर विजुअलाइजेशन कि इसमें हमने किया क्या क्या है. अब नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़ मोनोक्लिनिक सल्फ़र, दैट इज़ बीटा सल्फ़र. मोनोक्लिनिक सल्फ़र, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज़ अबाउट 393 केल्विन. ये स्पेसिफिक ग्रेविटी शो करता है 1.98 की. ये भी सॉल्यूबल है CS2 में, जो कि रोम्बिक सल्फ़र भी था.
बोथ आर सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। अब ये मोनोक्लिनिक सल्फ़र बनता कैसे है? जो हमने रोम्बिक सल्फ़र बनाया, इस रोम्बिक सल्फ़र को जब हम मेल्ट करते हैं, जब हम इसे पिघलाते हैं और इसे फिर ठंडा करते हैं, मतलब इट इज़ मेल्टेड एंड देन कूल्ड, इसे मेल्ट और कूल करने के बाद जो क्रस्ट हमें मिला, जो क्रस्ट टाइप स्ट्रक्चर हमें मिलता है, उस क्रस्ट में कुछ होल्स किए जाते हैं, लिमिटेड 1-2 होल्स किए जाते हैं, ताकि उसके अंदर जो लिक्विड बचा कुचा हो वो लिक्विड को हम निकाल सकें। दैट लिक्विड इट इज़ पोर्ड आउट, ठीक है। उसको निकालने के बाद जो क्रस्ट हमारे पास बचा, उस क्रस्ट को जब हम अच्छे से ब्रेक करेंगे, निकालेंगे उसे, तब जाके हमें मिलता है नीडल शेप्ड क्रिस्टल, दैट इज़ मोनोक्लिनिक सल्फ़र, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। क्या किया हमने? रोम्बिक सल्फ़र को मेल्ट किया, ठंडा किया, उससे हमें जो क्रस्ट मिला उसमें हमने कुछ होल बनाए ताकि उसके अंदर जो लिक्विड रह गया उसे निकाल सके। उसे निकालने के बाद जो हमें क्रस्ट मिला उसे तोड़ा गया और उसमें से हमें मिला नीडल शेप्ड क्रिस्टल, दैट इज़ ऑफ बीटा सल्फ़र। इस तरीके से बनता है मोनोक्लिनिक सल्फ़र। अब इसका शेप देख के हम बता सकते हैं कि इट शोज़ नीडल लाइक शेप। इट इज़ स्टेबल अबव 369 केल्विन। ये जो मोनोक्लिनिक सल्फ़र है ये स्टेबल होता है 369 केल्विन के ऊपर, ठीक है। 369 केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर जब होगा तब ये स्टेबल होता है। लेकिन अगर 369 के नीचे अगर टेम्परेचर होगा तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा? अल्फ़ा सल्फ़र, ठीक है। सो ये 369 केल्विन का ही गेम होता है कि इससे ऊपर टेम्परेचर रहेगा तो मोनोक्लिनिक सल्फ़र ज़्यादा स्टेबल होगा, इसके नीचे जब जाएगा टेम्परेचर तब अल्फ़ा सल्फ़र ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कन्वर्सली अल्फ़ा सल्फ़र स्टेबल बिलो 369 केल्विन एंड ट्रांसफॉर्म इनटू बीटा सल्फ़र अबव दिस। वही चीज़ कि 369 केल्विन के बिलो अगर टेम्परेचर चला गया तो वहाँ पे हमें अल्फ़ा सल्फ़र ज़्यादा स्टेबल मिलता है, एंड अगर 369 के ऊपर टेम्परेचर चला गया तो हमें बीटा सल्फ़र ज़्यादा स्टेबल मिलता है। तो ये जो टेम्परेचर है 369, आई कैन से कि 369 पे दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बोथ फॉर्म्स आर स्टेबल, ठीक है। क्योंकि इस टेम्परेचर के नीचे अगर टेम्परेचर गया तो दोनों में से कोई एक फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है, और इस टेम्परेचर से ऊपर जब टेम्परेचर जा रहा है, अबव जब जा रहा है, तब दोनों में से कोई दूसरा ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है। सो अबव जाने पे क्या हो जा रहा है? मोनोक्लिनिक ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है, एंड बिलो पे अल्फ़ा सल्फ़र ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है। सो दिस टेम्परेचर दैट इज़ 369 केल्विन वाला जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्योंकि इस टेम्परेचर पे स्पेसिफिकली एट 369 केल्विन क्या हो रहा है? दोनों फॉर्म्स जो है सल्फ़र के, दोनों एलोट्रॉपिक फॉर्म्स स्टेबल है। अगर 369 के बिलो टेम्परेचर चला गया तो अल्फ़ा सल्फ़र स्टेबल हो जा रहा है, लेकिन अगर अबव चला गया, उससे ऊपर टेम्परेचर चला गया, तो बीटा सल्फ़र इज़ मोर स्टेबल। अब जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन वापस देख लेते हैं कि मोनोक्लिनिक सल्फ़र में हमने किया क्या। सबसे पहले जो रोम्बिक सल्फ़र था उसे इस तरीके से मेल्ट किया जाता है। मेल्ट हो जाने के बाद इसे हम ठंडा करते हैं। जब इसे ठंडा किया जाता है तब इसमें कुछ होल्स किए जाते हैं। इसे होल करने से क्या होता है, जो नीचे बचा कुचा लिक्विड होगा इसके, वो लिक्विड को हम निकाल सकते हैं होल करके। उसे निकालने के बाद ये लिक्विड हमने निकाल दिया। अब लिक्विड निकालने के बाद जो हमारे पास बचा है दैट इज़ दिस क्रस्ट। अब इस क्रस्ट को जब हम और अच्छे से स्टेबल होने देंगे तब जाके हमें मिलेगा दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस वन। इट लुक्स लाइक सम चीज़ और बटर। सो ये जो स्ट्रक्चर हमें मिला, जब हम इसे स्टेबल होने देंगे और इसे जब ब्रेक किया जाता है अच्छे से, तब जाके वी कैन सी कि इसके अंदर फॉर्म होता है मोनोक्लिनिक सल्फ़र। दीज आर दी दोज नीडल काइंड ऑफ शेप्ड क्रिस्टल, ठीक है। सो इस तरीके से बनता है दिस मोनोक्लिनिक सल्फ़र, दैट इज़ बीटा सल्फ़र। अब ये जो दोनों फॉर्म्स है, रोम्बिक सल्फ़र एंड मोनोक्लिनिक सल्फ़र, दे हैव S8 मॉलिक्यूल। मतलब इन दोनों के अंदर जो S8 मॉलिक्यूल है वो कॉमन है, रोम्बिक सल्फ़र में भी रहेगा और मोनोक्लिनिक सल्फ़र में भी रहेगा। इनके हर एक मॉलिक्यूल में हमारे पास 8 S एटम होंगे, मतलब सल्फ़र के वी विल हैव 8 सल्फ़र एटम्स, ठीक है, इनके हर एक मॉलिक्यूल में। सो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देता है। अब दीज S8 मॉलिक्यूल्स दे आर पैक्ड टू गिव डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। दोनों क्रिस्टल्स को जो स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज़ डिफरेंट, बाकी ये चीज़ कॉमन है कि दोनों में S8 के मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे, ठीक है।
स्ट्रक्चर दोनों में अलग हो जाएगा। सो द स्ट्रक्चर जो हमने इसके पहले हमने देखा कि रोम्बिक सल्फ़र कुछ ऑक्टाहेड्रल टाइप दिख रहा था और मोनोक्लिनिक कुछ नीडल टाइप दिख रहा था, बट उन दोनों में मॉलिक्यूल इज़ कॉमन कि दोनों में S8 मॉलिक्यूल ही रहता है। ये जो S8 रिंग हमें जो दिख रही है, दिस रिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो होता है ये पकड़ फॉर्म होता है। पकड़ मतलब कोई भी चीज़ सिकुड़ जाती है जब, तो उसे हम पकड़ कहते हैं। तो ये कुछ वैसा दिखता है एंड इट हैज़ अ क्राउन लाइक शेप। अगर इफ़ यू कैन विजुअलाइज, ये कुछ क्राउन, वो जो मिस वर्ल्ड मिस इंडिया वाले क्राउन पहनते हैं, दैट ताज, ये कुछ वैसा दिखता है। सो इट हैज़ दिस क्राउन लाइक शेप। अब और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस अब तक इतने सालों में किए गए हैं जहाँ पे अबाउट 6 to 20 सल्फर एटम्स भी पॉसिबल है एक रिंग में। ठीक है, सो ऐसे स्ट्रक्चर्स भी सिंथेसाइज किए गए हैं अब तक। अगर हम बात करें एक स्ट्रक्चर जो कि है साइक्लो S6 की जगह हम बात करते हैं, तो ये अडेप्ट करता है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें हमें चेयर फॉर्म दिखता है। दैट इज़ इन दिस फिगर B। यहाँ पे यू कैन सी इट इज़ शोइंग ए चेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब चेयर लाइक स्ट्रक्चर क्यों? बिकॉज ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि नहीं? सो इट इज़ लुकिंग लाइक दिस चेयर, इसलिए हम इसे चेयर लाइक फॉर्म कहते हैं। अब इस चेयर लाइक फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास 6 सल्फ़र के एटम्स होते हैं। ये 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से टोटल 6 सल्फ़र के एटम होते हैं। इसे हम कहते हैं साइक्लो S6 एंड दिस वन इट इज़ S8 रिंग। अब जब और ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जाता है, अगर और ज़्यादा एलिवेटेड टेम्परेचर की बात करें, दैट इज़ अबव 1000 केल्विन, तो इन सारे अवेलेबल फॉर्म्स में से S2 जो फॉर्म होता है, दिस वन, ये भी एक सल्फ़र एंड दिस इज़ ऑल्सो सल्फ़र, ये जो फॉर्म होता है S2 का, दिस इज़ द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज़। अब ये जो S2 ठहरा, ये कैसा होता है नेचर में? इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड इट इज़ ब्लू कलर। ये नेचर में रहेगा पैरामैग्नेटिक, जस्ट लाइक O2, जो हमने O2 का MO डायग्राम देखा था, उसमें क्या देखा था कि इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। यहाँ पे भी वही चीज़ है, क्योंकि इनके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? एंटी बॉन्डिंग में है। एंटी बॉन्डिंग है कैसे पता चला? बिकॉज ये पाई स्टार है कि नहीं? यहाँ पे पाई स्टार। क्योंकि ये पाई स्टार में है, मतलब ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, इनके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो उस वजह से ये हो जाता है पैरामैग्नेटिक। हमें पता है डायमैग्नेटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, लेकिन पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सिंगल होते हैं, अकेले अकेले होते हैं। सो यहाँ पे इट इज़ शोइंग दिस पैरामैग्नेटिक नेचर जस्ट लाइक O2 का भी यही सिनारियो होता है, वहाँ पे भी हमें पैरामैग्नेटिक नेचर देखने को मिलता है। ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जो S2 स्पीशीज़ है वो ज़्यादा डोमिनेंट होती है and it is paramagnetic in nature and blue color. So this is paramagnetic and it is blue color in nature. Now देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज़ SO2, इसका प्रिपरेशन। अब यहाँ पे जो SO2 हम स्टडी करने जा रहे हैं, प्रिपरेशन जिसका, यहाँ पे जो सल्फ़र होता है, ये सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? इट वुड बी +4। +4 कैसे आया? सल्फ़र को मान लेते हैं X, सो X प्लस ऑक्सीजन इज़ 2 टाइम्स, तो 2 × -2, सो इट वुड बिकम X, क्या आ जाएगा हमारे पास? X वुड कम +4। यहाँ पे X प्लस 2 टाइम्स ऑक्सीजन टू -2, -2 क्या है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऊपर कोई चार्ज नहीं, मतलब इट इज़ 0 ओवर हियर। सो इस तरीके से X जो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमें +4 मिलता है यहाँ पे। सो सल्फ़र इज़ इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन SO2, दैट इज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब ये बनता कैसे है? सल्फ़र डाइऑक्साइड का जो प्रिपरेशन है, इट इज़ फॉर्म टुगेदर विद अ लिटिल 6 to 8% ऑफ सल्फ़र ट्राइऑक्साइड व्हेन सल्फ़र इज़ बर्न इन एयर और ऑक्सीजन। जब सल्फ़र को जलाया जाता है एयर में या तो ऑक्सीजन में, जब इसे जलाया जाएगा तब क्या होगा? SO2 फॉर्म होता है। SO2 के साथ साथ यहाँ पे 6 to 8% ऑफ सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी बनता है, बट इसका परसेंटेज बहुत कम होता है, वेरी लिटिल, 6 to 8% ओनली। सल्फ़र को क्या किया? बर्न किया, कहाँ पे? एयर में या तो ऑक्सीजन में। क्या मिला हमें? सल्फ़र डाइऑक्साइड, जिसके साथ सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी मिलता है, बट उसका परसेंटेज कम होता है। अब लैब प्रिपरेशन की अगर बात करते हैं कि लैबोरेटरी में कैसे बनता है, लैब प्रिपरेशन में सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अ सल्फाइड मतलब SO3। सल्फाइड यूजुअली सोडियम सल्फाइड लिया जाता है, दैट इज़ Na2SO3।
विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सो सल्फाइड कौन सा लेते हैं हम जनरली, दैट इज Na2SO3 एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ली जाती है। और यहाँ पे जो इक्वेशन हमने लिखी है यहाँ पे, इट इज़ शोइंग ओनली दी मेन अनायन कटायन पार्ट। यहाँ से हमने SO3 ले लिया, दैट इज SO3 2- एंड फ्रॉम हियर दिस एसिड में से हमने 2H+ को ले लिया है। सो जब ये रिएक्ट करेगा तो ये हमें क्या बना के देगा, हमारा प्रोडक्ट दैट इज SO2, जो हमें गैस फॉर्म में मिलेगा। सो दिस इज हाउ SO2 इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, जहाँ पे हम सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं साथ में रिएक्ट करने के लिए। अब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियली ये कैसे बनता है, इंडस्ट्रियली इट इज़ प्रिपेयर्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट किसका, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स। रोस्टिंग क्या होती है, जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं ज़्यादा तो वो क्या हो जाता है, रोस्टिंग। अब जब हम सल्फाइड ओर्स को गर्म करते हैं, इस तरीके से रोस्टिंग करते हैं जब उनकी, तब एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे हमें क्या मिलता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड दैट इज़ SO2। सो सल्फाइड ओर जो यहाँ पे हमारे पास है आयन डाइसल्फाइड, ये जो है जब इसे हम रोस्टिंग करेंगे, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम इसे स्ट्रांगली हीट करेंगे एट हाई टेम्परेचर, तब जाके हमें मिलता है SO2 गैस फॉर्म में, जो कि एक बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये जो गैस मिलती है इसे ड्राई किया जाता है, इसे लिक्विफाई किया जाता है अंडर प्रेशर और उसे स्टील सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट इज़ दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ SO2। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये एक कलरलेस गैस होती है, जिसकी स्मेल बहुत ही पंजेंट काइंड ऑफ होती है। ये हाईली सोल्यूबल होता है पानी में, इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर। इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड में हो जाता है, लिक्विडफाई हो जाता है अंडर प्रेशर ऑफ 2 एटमोसफियर एंड ये 263 केल्विन पे बॉयल हो जाता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड को जब पास किया जाता है थ्रू पानी, मतलब थ्रू वाटर, व्हेन SO2 इज पास थ्रू वाटर इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड क्या होता है, दैट इज़ इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं SO2, इसे जब हमने पास किया किसके थ्रू, पानी के थ्रू, तब जाके हमें मिला सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड मतलब H2SO3। क्या है ये, H2SO3, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। सो SO2 जब पानी के साथ मिलता है तो ये सल्फ्यूरस एसिड हमें देता है। जो अगली प्रॉपर्टी है इसकी, दैट इट रिएक्ट्स रेडिली, बहुत तुरंत रिएक्ट करता है ये किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के साथ SO2 बहुत तुरंत रिएक्शन दिखाता है और क्या बनाता है, सोडियम सल्फाइड दैट इज़ Na2SO3। ठीक है, NaOH के साथ मिलके क्या बनाता है, सोडियम सल्फाइड मतलब Na2SO3। अब ये जो Na2SO3 मिला, ये रिएक्ट करता है विथ मोर सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये और भी SO2 जो अवेलेबल है उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या देगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या देगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज़ NaHSO3, दैट इज़ NaHSO3। ये क्या मिला हमें, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। दूसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ उसके रिएक्शन में, मतलब SO2 के रिएक्शंस में क्या होता है, जब ये पानी के साथ या तो बेस के साथ मिलता है तो जो बिहेवियर होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड का, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब SO2 किसके साथ सिमिलैरिटी शो करता है, CO2 के साथ। CO2 के साथ ये कुछ हद तक सिमिलैरिटी दिखाता है, कब, जब इसे पानी के साथ और बेस के साथ दैट इज़ अल्कलीज, इन दोनों के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तब इसका जो बिहेवियर होता है, जिस टाइप का बिहेवियर शो करता है, वो बिहेवियर कुछ कुछ सिमिलर होता है किसके साथ, CO2 के साथ, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल। चारकोल की प्रेजेंस में आई एम राइटिंग हियर दिस सी, दैट इज़ चारकोल। SO2 जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में, चारकोल की प्रेजेंस में, तब ये हमें क्या देता है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। क्या देता है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। यहाँ पे जो चारकोल है ये एज कैटलिस्ट काम करता है, और कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। जो रिएक्शन हमें बहुत लंबे टाइम पे मिल रहा होता है उसे वो बहुत जल्दी ख़त्म कर देता है। सो जो चारकोल है वो एज कैटलिस्ट काम करता है और हमें देता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। सल्फ्यूराइल क्लोराइड क्या होता है, दैट इज़ SO2Cl2। दिस SO2Cl2 इट इज़ नोन एज सल्फ्यूराइल क्लोराइड, दैट इज़ ओवर हियर।
अब इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड, मतलब वेनेडियम पेंटॉक्साइड। V2O5 जो कि है वेनेडियम पेंटॉक्साइड ओवर ईयर, यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, SO2 को जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं O2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड। वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में जब SO2 O2 के साथ रिएक्ट करता है तब हमें देता है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, दैट इज़ SO3। जब मॉइस्ट सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है, ये जो मॉइस्ट सल्फ़र डाइऑक्साइड है दैट इज़ मॉइस्ट SO2, ये बिहेव करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट अगर कोई चीज़ है, किसी को भी अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, मतलब वो क्या कर रहा है? वो रिडक्शन करता है। सो जस्ट टू मेक यू रिमेंबर, हमें याद क्या रखना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद नहीं होगा तो आगे प्रॉब्लम आती रहेगी। ऑक्सीडेशन को हम किन अलग अलग तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं? कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कब हो रहा है? जब वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज़ आ रहा है, या तो कहीं पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, या तो हाइड्रोजन कहीं से रिमूव हो रहा है। ये 4 केसेस जब होते हैं तब वी कैन से कि हाँ यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अगर देयर इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी इट हैज़ टू बी इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट इलेक्शंस। when there is gain of electrons then decrease in oxidation state, या तो removal of oxygen या तो addition of hydrogen, जब ऐसा कुछ हो रहा हो तब हम कहते हैं कि यहाँ पे reduction होता है। so coming back to that slide, जब moist sulfur जो हमारे पास है SO2 moist nature में जब होगा तो ये as reducing agent behave करेगा। yes, रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है, मतलब ये क्या शो करेगा? ये रिडक्शन शो करेगा। ये किसी दूसरे एलिमेंट का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है Fe3 का। ये जो Fe3+ आयन है, इसका रिडक्शन हो रहा है किस में? Fe2+ में। कैसे पता चला कि इसका रिडक्शन हुआ? बिकॉज यहाँ पे पहले था 3+ चार्ज, उसके बाद आ गया 2+। तो रिएक्टेंट साइड पे इट वाज अर्लियर 3+, अब उस 3+ को कम करके प्रोडक्ट साइड पे हमें क्या मिल रहा है? 2+, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ, दैट इज़ डिक्रीज़ हुआ। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि Fe का रिडक्शन हुआ है। किसने रिडक्शन करवाया? इस रिड्यूसिंग एजेंट ने। ठीक है, किस रिड्यूसिंग एजेंट ने? सल्फ़र डाइऑक्साइड ने, जो कि मॉइस्ट फॉर्म में था थोड़ा। सो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरे का रिडक्शन करवा रहा है। इसने Fe का रिडक्शन कराया लेकिन ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ है। सो दैट इज़ नोन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और जो दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, दैट इज़ इट डीकलराइजेज द एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन। यहाँ पे जो परमैंगनेट सोल्यूशन है दैट इज़ KMnO4 का, यहाँ पे MnO4- ही लिया है हमने। इस परमैंगनेट सोल्यूशन को ये डीकलराइज करता है। यहाँ पे भी वो एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, बिकॉज ओवर हियर जो Mn है यहाँ पे दैट इज़ शोइंग +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या शो कर रहा है? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है दैट इज़ +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है कि नहीं? +7 से +2 पे आ गया, मतलब इसका क्या हुआ है? इसका रिडक्शन हुआ है। किसने रिडक्शन कराया? रिड्यूसिंग एजेंट ने। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पे? SO2 विच इज़ इन मॉइस्ट नेचर। ठीक है, तो SO2 खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन उसने इस Mn का रिडक्शन करवाया है। इसे ही हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है लेकिन दूसरे का रिडक्शन कराता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद रिड्यूस हो रहा है लेकिन दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रहा है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो these terms have to be clear in your mind. And this slide is not part of your notes. It was just to make you remember कि oxidation और reduction में क्या होता है। अब आखिरी प्रॉपर्टी जो है इसकी दैट इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ SO2। SO2 का जो मॉलिक्यूल है इट इज़ एंगुलर। आप देख सकते हो ये जो शेप है, जो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री हमें मिल रही है, ये एंगुलर होती है। इसे हम V शेप भी बोल सकते हैं, बेंट लाइक शेप भी बोल सकते हैं। दिस इज़ अ SO2, दिस इज़ अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द 2 कैनोनिकल फॉर्म्स, जो कि ये है। यहाँ पे दिस O-, ये बॉन्ड यहाँ ओपन होगा तो ये यहाँ जाएगा, दैट विल गिव यू द सेकेंड स्ट्रक्चर, जहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड ओवर हियर इट वुड फॉर्म
डबल बॉन्ड। सो ये जो है ये दो कैनोनिकल फॉर्म्स का रेजोनेंस हाइब्रिड है। दिस SO2 इट इज़ एंगुलर, या तो आप इसे वी शेप भी बोल सकते हो, बेंट शेप भी बोल सकते हो। नाउ लेट्स सी द यूजेस क्या है इसके। सल्फर डाइऑक्साइड जो है इट इज़ यूज्ड इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम्स, पेट्रोलियम को रिफाइन करने में काम आता है। शुगर इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है रिफाइनिंग के लिए। ये वुल हो गया, देन सिल्क हो गया, उनको ब्लीच करने को काम आता है, ब्लीचिंग के तौर पे भी ये काम आता है। इट इज़ यूज्ड एज एन एंटी क्लोर दैट इज़ दिस वन। मतलब जो भी ब्लीचिंग का प्रोसेस होता है, अगर सपोज़ कई बार हम पानी में भी हम क्लोरीन टैबलेट्स डालते हैं, तो ये सब ब्लीचिंग करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन होता है ना, रेजिडुअल जो होता है ना, उसको निकालने के लिए एंटी क्लोर काम आता है। ठीक है, सो इट इज़ यूज्ड एज एंटी क्लोर। ये डिसइंफेक्टेंट दैट इज़ दी डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज़ होता है। जो फूड पैकेट्स हमारे पास आते हैं जो पैक्ड होता है, जहाँ पे खाना बिगड़ने नहीं देता, तो वहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ करते हैं, ये प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे भी यूज़ होता है। दूसरा जो यूज़ है दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो कुछ केमिकल्स हैं इनको बनाने में भी काम लगता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड की मदद से हम ये जो केमिकल्स हैं इनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और ये केमिकल्स जो है ये इंडस्ट्री यूज़ में काफ़ी आते हैं। लिक्विड SO2 जो होता है लिक्विड फॉर्म में, ये जो होता है ये एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है, सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है, एंड इट डिजॉल्व्स अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। सो SO2 रिफाइनिंग के लिए काम आता है, पेट्रोलियम हो गया, शुगर हो गया, ब्लीच करने के लिए काम आता है, वुल हो गया, सिल्क हो गया उनको। दैन इट इज़ यूज्ड एज एन एंटी क्लोर, फिर ये डिसइंफेक्ट करने को काम आता है, प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे यूज़ होता है। कुछ केमिकल्स है दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इनको मैन्युफैक्चर करने में मदद करता है। देन लिक्विड SO2 जो है ये एज अ सॉल्वेंट काम करता है, एंड इट डिजॉल्व्स अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स।